दुनिया ने सिर्फ दो सुपर पावर्स बनते देखी हैं, एक अमेरिका और दूसरा चाइना। लेकिन अमेरिका को सुपर पावर बनने में करीब 200 साल लगे और चाइना सिर्फ 40 साल में सुपर पावर बन गया। 40 साल पहले ना चाइना के पास पैसा था, ना ताकत और ना ही दुनिया के ऊपर कंट्रोल। और पॉवर्टी रेट का आप यहाँ से अंदाजा कर सकते 1960 में करीब 4 करोड़ लोग भूख की वजह से मर गए थे। तो आखिर कैसे चाइना ने अपने पॉवर्टी रेट को खत्म किया और दुनिया की सुपर पावर बनने की लाइन में लग गया। तो आइए जानते हैं चाइना की कंप्लीट स्टोरी आज की इस वीडियो में। चाइना की हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। करीब 221 बीसी में चाइना ने किन डायनेस्टी के दौर में सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम बनाया और यही वो दौर था जब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई गई ताकि मुल्क को शुमाली हमलावरों से बचाया जा सके। चाइनीज ने दुनिया को बहुत सारी इन्वेंशन भी दी, जैसे कि पेपर, प्रिंटिंग, कंपास और गन पाउडर जैसी इन्वेंशंस। ये वो इन्वेंशंस थी जिन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया, स्पेशली मिलिट्री डेवलपमेंट को। चाइना का ये सबसे अच्छा दौर था जो कि करीब 1600 साल तक चलता रहा। लेकिन 1600 साल बीत जाने के बाद चाइनीज का स्टार्ट होता है बुरा वक्त, जब चाइना के अंदर अफ्यूम वार स्टार्ट होती है 1839 में। बेसिकली 1839 में जो ब्रिटिश ट्रेडर थे वो इंडिया से अफ्यूम को स्मगल करते थे चाइना में। बेसिकली उस टाइम 1839 में ब्रिटिश की गवर्नमेंट इंडिया में भी थी, चाइना में भी वो जाते थे। तो जो ब्रिटिश ट्रेडर थे वो इंडिया से अफ्यूम को स्मगल कर दे और चाइना में जाके सेल कर देते। अफ्यूम एक नशावर दवाई थी जिसकी वजह से लाखों चाइनीज नशे की लत में लग गए। उनके मोरल्स और उनकी प्रोडक्टिविटी तबाह हो गई। तो जब चाइनीज गवर्नमेंट ने इस अफ्यूम के ऊपर पाबंदी लगाई, इसको बैन किया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बात अच्छी ना लगी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चाइना के ऊपर वार डिक्लेयर कर दी 1839 में। करीब 3 साल तक ये लड़ाई चलती रहती है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि जो ब्रिटिश थे उनके पास मॉडर्न वेपन, मॉडर्न नेवी और एरोप्लेन थे, लेकिन चाइनीज अभी पुराने तरीके से ही लड़ाई कर रहे थे, जिसकी वजह से चाइनीज को यहाँ पर बुरी तरह से हारना पड़ा। और जब चाइना हार गया तो इसको ब्रिटिश के साथ ट्रीटी ऑफ नानकिंग के ऊपर साइन करना पड़ी। इस ट्रीटी में बेसिकली 4 एग्रीमेंट थे। सबसे पहले ये कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चाइनीज के अगेंस्ट लड़ाई की है उसमें ब्रिटिश का जितना भी खर्चा आया है वो सारे पैसे चाइना देगा। नंबर 2, जो चाइना का सिटी हांगकांग है वो परमानेंटली ब्रिटिश को दे दिया जाएगा। और नंबर 3, चाइनीज की 5 मेजर सी पोर्ट्स को हमेशा के लिए ब्रिटिश के लिए खोल दिया जाएगा, कभी उनको बंद नहीं किया जाएगा। और नंबर 4 पर ये कि जो ब्रिटिश ट्रेडर हैं उनके ऊपर चाइनीज लॉ अप्लाई नहीं होगा। मीन वो अपनी मर्जी के मालिक होंगे, जहां वो जाना चाहें और जो वो करना चाहें वो कर सकेंगे। चाइनीज गवर्नमेंट उनको रोक नहीं सकती। तो ये बेसिकली एक मुआहदा नहीं था बल्कि एक जिल्लत थी और इसी वजह से इसको सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहा जाता है 1839 से 1949 तक, यानी जिल्लत का दौर। ये बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई थी, बल्कि 1850 में 86 जिसका नाम होता है होग शिंगोन, वो ये दावा करता है कि वो प्रॉफिट ईसा का छोटा भाई है और वो एक हेवनली किंगडम बनाना चाहता है चाइना में। तो बहुत सारे लोगों ने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। उसके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने जो किन डायनेस्टी की चाइना की गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट बगावत शुरू कर दी। ये खाना जंगी चलती रही जो तकरीबन 14 साल तक चलती रही और इसमें करीब 2 करोड़ लोग मारे गए। इस वजह से जो चाइनीज गवर्नमेंट थी वो इतनी कमजोर हो गई थी कि उसकी जो अथॉरिटी है वो सिर्फ कैपिटल बेजिंग तक ही रह गई थी। तो करीब 14 साल बाद ये जो होंग किनशोन आदमी होता है इसको मार दिया जाता है, तो चाइनीज के अंदर ये खाना जंगी खत्म हो जाती है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे एंडिंग नहीं होती। इसके फौरी बाद 1894 में जापानीज अटैक कर देते हैं चाइना के ऊपर कोरिया के इशू पर। तो जो चाइनीज थे उनका कोरिया के ऊपर कब्जा, लेकिन जापान उस दौर का एक एडवांस कंट्री बन चुका था और वो भी जंग चाइना से जीत जाते हैं क्योंकि उनके पास मॉडर्न वेपन होते हैं और चाइना अभी पुराने तरीकों पे ही जंग लड़ा। तो जब जापान जंग जीत जाता है तो वो ताइवान के ऊपर अपना कब्जा जमा लेते हैं और यहाँ पे चाइना को फिर एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है जिसको कहा जाता है ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी, जिसने चाइनीज की वीकनेस को सारी दुनिया के सामने शो कर दिया। अब चाइनीज लोग बाहर के मुल्क के लोगों से तंग आ चुके थे, जैसे कि जापानीज और ब्रिटिश। तो फिर यहाँ पे एक और प्रॉब्लम होती है चाइना के अंदर। एक ऐसा ग्रुप उठता है जिसका नाम होता है बक्सर और वो फॉरेन कंट्रीज के लोगों पे अटैक करना शुरू कर देता है। वो लोग जहाँ किसी ब्रिटिश को देखते या किसी जापानीज आदमी को देखते उसके ऊपर अटैक करके उसको मार देते और उसके सामान को लूट लेते। तो इस चीज को लेके उस दौर के 8 बड़े कंट्रीज जिनमें यूएसए, जापान, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रशिया, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, इन सब ने मिलकर चाइना के ऊपर अटैक कर दिया
और बॉक्सर रेवोल्यूशन को मार दिया गया। एक बार फिर चाइनीज के ऊपर बहुत सारा हैवी जुर्माना कर दिया गया और उनके ऊपर बहुत सारी शर्तें लगा दी गई। चाइनीज गवर्नमेंट अब यहाँ पे बहुत कमजोर हो चुकी थी और 1911 में एक इनकलाबी तहरीक ने किंग सल्तनत को खत्म कर दिया। चाइना में एक नया सियासी निजाम रिपब्लिक ऑफ चाइना आता है, जिसकी बुनियाद सन यात्सेन ने रखी, लेकिन ये नई हुकूमत भी ज्यादा देर तक चल नहीं सकी और उसको भी गिरा दिया गया। पूरे मुल्क में डिफरेंट सियासी पार्टीज बन गई। हर पार्टी ने अपने अपने एरिया में अपनी गवर्नमेंट बना ली और चाइना डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कोई चाइना में सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट नहीं थी। 1920 से लेकर 1940 तक चाइना के हर सिटी में हर पार्टी की अपनी गवर्नमेंट होती थी और इस चीज को देखकर जापानीज ने एक बार फिर चाइना के ऊपर अटैक कर दिया। 1937 में जापानीज ने चाइना के बड़े शहर जैसे शंघाई, बीजिंग और नॉनकिंग पे अपना कब्जा जमा लिया। यहाँ पे जापानीज ने करीब 3 लाख चाइनीज को कत्ल कर दिया, हजारों खवातीन के साथ बदसलूकी की और इस वाकये को चाइनीज हिस्ट्री का सबसे बुरा वाकया कहा जाता है, क्योंकि अभी तक इतने ज्यादा लोग एक ही दिन में नहीं मारे गए। और इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार में जब जापानीज हार जाते हैं और यूएस एटम बॉम्ब चला देता है जापानीज के सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो जापानीज को मजबूरन चाइना को छोड़कर जाना पड़ा। जब जापानीज चाइना से जाते हैं तो चाइना की जो छोटी छोटी सारी पार्टीज थी वो दोबारा आपस में गवर्नमेंट बनाने के लिए लड़ने लग जाती। चाइना में जनरल इलेक्शन होता है 1949 में और कम्युनिस्ट पार्टी जीत जाती है, जिसके हेड होते हैं माओ जेडोंग। माओ जेडोंग 1 अक्टूबर 1949 को गवर्नमेंट संभालते हैं और जो चाइना का नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना था उसको चेंज करके पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना रख दे। बड़ी पार्टी थी नेशनलिस्ट पार्टी, उसके जो जितने लोग थे वो ताइवान चले जाते हैं, जहाँ पर आज भी नेशनलिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है। माओ जेडोंग ने लोगों के अंदर एक नई लहर पैदा की। वो चाहते थे कि चाइनीज में कोई अमीर और गरीब ना रहे, सारे लोग बराबर जिंदगी गुजारे। तो उन्होंने लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, लोगों के अंदर एक नई जीने की लहर पैदा हो गई। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि ख्वाब देखना तो बहुत आसान होते हैं, लेकिन उनको अमली जामा पहनाना बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ ऐसा ही होता है चाइना के अंदर। यहाँ भी माओ ने मुल्क को इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर जाट बनाने के लिए बहुत बड़ी मुहिम का आगाज किया, जिसका नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड। आइडिया यह था कि हर गाँव में लोग स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज बनाएं और मुल्क एक साथ एग्रीकल्चर और स्टील प्रोडक्शन में तरक्की करे। लेकिन यहाँ भी रियलिटी में कुछ और ही हो रहा था। तेल बनाने के चक्कर में किसानों ने अपने फार्मिंग टूल पर गलाकर यूजलेस मेटल बना दिए, जो ना ही तो सेल हो सकते थे और ना ही किसी और काम आ सकते थे। बहुत सारे लोगों ने अपनी एग्रीकल्चर छोड़कर फैक्ट्रीज बनाना स्टार्ट कर दी और इसका रिजल्ट ये हुआ कि फूड शॉर्टेज पैदा हो गई, लोगों के खाने के लिए खुराक खत्म हो गई और इसकी वजह से 1959 में ग्रेट चाइनीज फेमिनाइन ने चीन को हिला के रख दिया। 3 साल तक चलता रहता है और अंदाजन 2 से 4 करोड़ लोग भूख से मर गए थे और ये चीन की मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। ग्रेट लेप की नाकामी के बाद माओ की पॉपुलरिटी कम हो गई, लेकिन माओ ने अपनी अथॉरिटी वापस हासिल करने के लिए एक और कैंपेन लॉन्च की, कल्चरल रेवोल्यूशन। ये कल्चरल रेवोल्यूशन क्या था? ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मुहिम थी जिसका मकसद था कि पुराने ख्यालात, पुराने कल्चर, पुरानी रवायात और पुराने अदारे सबको खत्म कर दिया जाए। माओ ने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया और उनको रेड गार्ड्स बना दिया। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? जितने स्टूडेंट्स थे वो सारी पुरानी यूनिवर्सिटीज को तोड़ देते हैं, पुराने स्कूलों को तोड़ दिया जाता है, जितनी लाइब्रेरीज होती है उनको जला दिया जाता है और जितने टीचर्स होते हैं सबकी बुरे तरीके से इंसल्ट की जाती है। बहुत सारे लोग तो अपनी टीचिंग लाइन को ही बदल देते हैं। वो कहते हैं कि मैं कभी टीचर था ही नहीं, क्योंकि जो भी टीचर होता था उसको मार दिया जाता था। और इसका रिजल्ट ये होता है कि चाइनीज की एक पूरी नस्ल तालीम से महरूम हो जाती है। लाखों लोग या तो जेल चले गए या फिर मारे गए और चाइनीज गवर्नमेंट इस चीज को हैंडल करने में बुरी तरह नाकाम थी। तो ये सिस्टम ऐसे चलता रहता है। जब 1976 में माओ जेडोंग दुनिया से चले जाते हैं तब तक तो यहाँ चाइनीज को एक नई लीडरशिप की जरूरत थी। तो करीब 2 साल बाद 1978 में एक आदमी जिसका नाम होता है डेंग शाओपिंग, वो दुनिया के सामने आता है और एक ही बात करता है हर जगह, इट डज नॉट मैटर वेदर अ कैट इज ब्लैक और व्हाइट एज लॉन्ग एज इट कैट्स माइस। इसका मतलब ये था कि आइडियोलॉजी से ज्यादा उसके रिजल्ट इम्पोर्टेंट है। चाइना हर वो काम करेगा जिससे चाइनीज आवाम को फायदा हो, चाहे वो कम्युनिस्ट का काम हो चाहे वो कैपिटलिस्ट का काम। तो लोगों ने उसकी इस बात को फॉलो किया। तो डेंग शाओपिंग ने हर वो काम किया जो माओ की गवर्नमेंट में हराम समझा जाता था। इसने फार्मर को जमीन का कंट्रोल दे दिया, प्राइवेट बिजनेस की इजाजत मिल गई, फॉरेन कंपनीज को इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए जैसे कि शेनज़ेन। तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए थे वहां पे लोगों ने अपने प्राइवेट काम करना स्टार्ट कर दिए। जो बाहर के मुल्कों की कंपनीज थी उनको इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया गया
तो उन्हें स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया चाइना गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसे लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया, चाइना का जो पॉवर्टी लेवल है वो कम होना शुरू हो गया और चाइनीज की जो जीडीपी है वो अप होना स्टार्ट हो गई। बहुत सारे लोगों ने देहातों से शहरों में आना शुरू कर दिया और यहाँ भी आके काम करना शुरू कर दिया। चाइनीज लोग जिनको कुछ पता नहीं था, जिनके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो क्या करें, उनको एक ट्रैप मिल गया कि उन्होंने इस तरह अपने आप को ग्रो करना है। और करीब 10 साल के अंदर चाइनीज की जो जीडीपी है 1990 में वो डबल हो गई थी। और जब चाइनीज की जीडीपी ज्यादा होने लगी तो चाइनीज ने 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हासिल कर ली ताकि अपनी वो प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में जाके सेल कर सके। इसके साथ साथ चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि पूरे मुल्क में रोड्स का जाल बिछा दिया, बुलेट ट्रेन का जाल बिछा दिया, अपने एयरपोर्ट्स को एडवांस किया और टेक्नोलॉजी और एआई के सेटअप में हैवी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दी। चाइनीज की जो टेक कंपनीज थी जैसे अलीबाबा, टेंशन और हवावे, इन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में सेल करना स्टार्ट कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि चाइनीज गवर्नमेंट ने इन सबको बहुत सपोर्ट किया और इसी टाइम में चाइनीज ने अपना स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, अपना जीपीएस सिस्टम बनाया। साल 1990 में चाइना में करीब 60 करोड़ लोग गरीब थे और साल 2020 में वर्ल्ड बैंक ने ये ऐलान किया कि चाइनीज ने 800 मिलियन लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला है। और फिर साल 2013 में चाइनीज गवर्नमेंट ने स्टार्ट BRI प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस प्रोजेक्ट ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 150 से ज्यादा कंट्रीज को चाइना के साथ बाय लैंड कनेक्ट किया ताकि चाइनीज इन सारे कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके। और चाइना ने पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, नेपाल को मिलाने के लिए CPEC जैसा प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अंदर भी स्टार्ट किया। साल 2025 में पूरी दुनिया में मेड इन चाइना एक लोगो बन चुका है। चाइना ने हाई टेक इंडस्ट्रीज में लीड लेना स्टार्ट कर दी, अपने खुद के रोबोट्स बनाए थे। साल 2020 तक चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका था और दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हब बन चुका था। टेक्नोलॉजी, स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और AI में अमेरिका का मुकाबला करने लगा। लेकिन एक बार फिर चाइना की मॉडर्न हिस्ट्री में एक ट्रेजेडी होती है, कोविड-19 वायरस। चाइना की सिटी ताइवान से स्टार्ट होने वाला ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है और चाइनीज ने लॉकडाउन, मैस टेस्टिंग के जरिए इसके ऊपर कंट्रोल किया। इवन के चाइनीज ने अपनी फ्री वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोवेक पूरी दुनिया में फ्री सप्लाई करना स्टार्ट कर दी और साथ दुनिया को ये मैसेज दिया कि हमने आपको टाइम दिया था खुद को सेव करने के। और इसी चीज को लेके US के साथ चाइना के हालात यहाँ पे खराब हो जाते हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के साथ हालात खराब होते हैं और उसके बाद जो बाइडेन की गवर्नमेंट के साथ भी हालात अच्छे नहीं रहते। यहाँ पे अमेरिका चाइना की कंपनी हवावे के ऊपर बैन लगा देता है। अमेरिका यहाँ पे ये कहता है कि जो चाइनीज कंपनी हवावे है ये हमारी प्रोडक्ट्स को कॉपी करती है और खुद की प्रोडक्ट अपना टैग लगा कर बना देती है। और इस तरह अमेरिका टिकटॉक के ऊपर भी बैन लगाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर चाइनीज अपनी खुद की चीजें बनाना स्टार्ट करते हैं, जैसे वो खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना लेते हैं, हार्मोनी OS। ये सिर्फ एक ट्रेड वार नहीं थी बल्कि बैटल फॉर टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस की जंग थी। और अमेरिका ने चाइना से इस चीज का बदला लेने के लिए ताइवान को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ताइवान कहता है कि मैं एक खुद का आजाद मुल्क हूँ, जबकि चाइना कहता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी का हिस्सा है। तो जो US है वो ताइवान को वेपन देता है, सपोर्ट करता है और चाइनीज ताइवान के ऊपर अटैक करके उसके ऊपर कब्जा जमाना चाहते हैं। तो ये एक फ्लैश पॉइंट है जहाँ से वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकती है। पूरी दुनिया के लिए खतरा है। चाइनीज ने हर फील्ड में डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बिटकॉइन के मुकाबले में अपनी एक डिजिटल करेंसी जिसका नाम है डिजिटल युआन वो स्टार्ट कर दी। AI प्रोजेक्ट में $100 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की, अपने खुद के सॉफ्टवेयर लॉन्च कर लिए और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हासिल की। और यहाँ पर एक बात तो हमें मानना पड़ेगी कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, जैसे हम ये स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, अगर हमें US से लेना पड़ता ये शायद हम ना ले सकते, ये इतना महंगा होना था। तो ये चाइनीज गवर्नमेंट थी जिन्होंने टेक्नोलॉजी की चीजें पूरी दुनिया में आम कर दी और पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरफ लेकर गए। और आज वो यही बात कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ऑयल ऑफ फ्यूचर और हम इसके मालिक होंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि चाइनीज ने ये जितनी टेक्नोलॉजी की चीजें हैं खुद की सोच से बनाई हैं या फिर US को कॉपी किया है? आप वीडियो में अपनी राय जरूर बताइएगा और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर।